उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में चौधरी हरिनाथ का एक बड़ा और प्रतिष्ठित परिवार रहता था। हरिनाथ के 5 बेटे थे, ब्रजेश, महेश, रमेश, सुरेश और दिनेश। वो गांव के मुखिया भी रह चुके थे। उनका परिवार पूरे गांव में इज्जतदार माना जाता था। उनका घर काफी बड़ा था और उनके पास जमीन भी ज्यादा थी। इसलिए उसके दोनों बड़े बेटे ब्रजेश और महेश गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम करते थे। पैदावार भी ज्यादा होती थी, इसलिए मुनाफा भी अच्छा होता था। इसी से उनका घर चल रहा था। बाकी के तीनों भाई अभी पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए घर संभालने की सारी जिम्मेदारी ब्रजेश और महेश पर ही थी। हरिनाथ अपने बड़े बेटे ब्रजेश और दूसरे बेटे महेश की शादी कर देता है। दोनों नई बहुएं बहुत ही सामान्य परिवार से थी। दोनों पढ़ी लिखी, शांत और समझदार महिला थी। वह हर काम सोच समझ कर करती और सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश करती। उसका स्वभाव मधुर था, इसलिए ससुराल में घुलने मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा। दोनों बहू के आने के बाद सास सावित्री घर के रसोई की जिम्मेदारी अपनी दोनों बहुओं शारदा और कविता को सौंप देती है। ये देख लो, रसोई काफी बड़ा है। हमारा परिवार भी बहुत बड़ा है। इतने सारे लोगों का खाना एक साथ बनता है और अब तो उस परिवार में तुम दोनों भी शामिल हो गई। मुझे विश्वास है तुम दोनों घर को अच्छे से संभालोगी, कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ दिन बाद तो तुम्हारी देवरानी भी आ जाएगी। तुम्हारे तीनों देवर की भी शादी कर दूंगी। आप निश्चिंत रहो माँ जी, मैं और कविता मिलकर बहुत अच्छे से घर को संभालेंगे। आपको अब घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस यही बात सुनना चाहती थी। खुशी हुई तुम्हारी बातें सुनकर। अब लग रहा इस घर में सही बहू को लेकर आई हूँ। इतना बोलकर सावित्री वहाँ से चली जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ दिन बाद जब सभी भाइयों की पढ़ाई पूरी हो गई, तब सभी भाई एक साथ अनाज के गोडाउन पर ही काम करने लगे। सभी का काम अलग अलग होता था। सभी भाइयों के सहयोग से काम अच्छा चल रहा था। चौधरी हरिनाथ एक साथ अपने तीनों बेटे रमेश, सुरेश और दिनेश की शादी कर देता है। एक साथ घर में 3-3 नई बहू के आने से घर की रौनक और बढ़ जाती है। शारदा और कविता भी बहुत खुश थी। उन दोनों को लग रहा था अब घर के काम में थोड़ी मदद मिल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब से तीनों शादी करके उस घर में आई, बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहती थी। सिर्फ रमेश की पत्नी लक्ष्मी थोड़ा बहुत काम करती थी। बाकी दोनों नई बहू रजनी और रिया काम के नाम पर हमेशा कोई न कोई बहाना बना लेती थी। एक दिन सावित्री सुबह सुबह रसोई घर में अपनी बहुओं का काम देखने आती है। वहाँ उसने देखा उसकी सभी बहुएं काम कर रही थी, लेकिन उसकी दोनों छोटी बहुएं वहाँ नहीं थी। ये क्या, तुम सब यहाँ काम कर रही हो और दोनों छोटी बहू कहाँ है? माँ जी, वो दोनों तो जब से आई है कोई न कोई बहाना बनाकर रसोई घर से निकल जाती है। रसोई में रहती ही कब है? इतना सुनते ही सावित्री कमरे में जाकर देखती है तो दोनों बहू सो रही थी। ये क्या बहू, तुम लोग अभी तक सो रही हो? अरे ऐसे कैसे चलेगा? तुम लोग काम नहीं करोगी तो खाओगी क्या? माँ जी, काम करने के लिए इतने सारे लोग हैं, तो हम लोग वहाँ जाकर क्या करेंगे? हाँ माँ जी, अभी बहुत नींद आ रही है, सोने दो ना हमें। छी छी छी, शर्म नहीं आ रही तुम दोनों को ये बोलने में? मतलब वो सब क्या तुम्हारी नौकरानी है जो सभी अपना नींद खराब करके सुबह से रसोई में काम कर रही है और तुम दोनों यहाँ आराम फरमा रही हो? ये मत भूलो कि तुम्हारे पतियों का खाना भी उसी रसोई में बनता है। अगर तुम लोग ऐसे करोगी तो घर कैसे चलेगा? घर में रहना है तो सबको काम करना पड़ेगा। चलो जल्दी उठो। अपनी सास की बात सुनकर दोनों बहू उठकर रसोई घर में जाती है और काम करने लगती है। कुछ दिन बाद रमेश बाहर कमाने जाने के लिए पिता से जिद करने लगा, लेकिन हरिनाथ अपने बेटे को कहीं भी नहीं जाने देना चाहता था। इसलिए वो बेटे को समझाने की कोशिश करता है कि वो यहीं रहकर अपना काम करे, लेकिन रमेश अपने पिता की बात ना मानकर जॉब करने शहर चला जाता है। उसकी पत्नी लक्ष्मी यही सभी परिवार के साथ रहती है। रमेश के जाने के कुछ दिन बाद ही सुरेश और दिनेश की पत्नियां भी अपने अपने पतियों को कुछ अलग काम करने के लिए बोलती है। ए जी, सुनते हो, आपके मझली भाई तो चले गए परदेश। कोई आइडिया भी है कितना अच्छा पैसा कमाएंगे? आप दोनों रहो अपने भाइयों के पीछे पीछे, भला एक ही खेत के अनाज से कितना कमा लेंगे। बिल्कुल सही बोल रही हो दीदी। अरे मैं तो कहती हूँ आप दोनों भाई मिलकर अलग से अपना दुकान खोल लो, कुछ तो पैसे हाथ में आएंगे। ऐसे तो खेत का सारा पैसा दोनों भैया के हाथ में आता है, क्या फायदा? जितना भी कमा लो, रहेंगे तो उनके नौकर ही। अपनी अपनी पत्नियों की बात सुनकर सुरेश और दिनेश भी अलग दुकान करने की जिद घर में ठान देता है। ये देख उसके पिता बोले,
ये क्या हो गया तुम भाइयों को? एक जिद करके बाहर जॉब करने चला गया और अब तुम लोग अलग दुकान करना चाहते हो। अगर एक साथ काम करके घर अच्छा चल रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? पिताजी, अब खेती हमसे नहीं होता है और वैसे भी सब एक ही काम में लगे रहेंगे तो कैसे चलेगा? अगर कभी कोई दिक्कत आ गई, फसल खराब हो गई तो एक न एक जगह से तो पैसा आना चाहिए ना। हाँ, ये भी ठीक है। अब जब तुम लोगों ने सोच ही लिया है तो जो सही लगे करो। ब्रजेश, महेश, तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस फैसले से? नहीं पिताजी, हमें क्या ही दिक्कत हो सकता है। काम भले ही अलग हो लेकिन रहना तो हमें एक साथ ही है। हाँ तो फिर ठीक है, जब सब राजी है तो कर लो दुकान। ब्रजेश, जो भी पैसे लगेंगे दे देना। इतना बोलकर हरिनाथ वहां से चला जाता है। उसके बाद ब्रजेश दोनों भाई को कुछ पैसे दे देता है। उसके बाद सुरेश और दिनेश मिलकर राशन का दुकान खोल लेते हैं। अब सब अपने अपने कमाई से घर में पैसे देने लगे। इसी तरह सभी खुशी के साथ रह रहे थे। तभी कुछ दिन बाद पता चलता है कि शहर के रोड एक्सीडेंट में हरिनाथ के मझले बेटे रमेश की मृत्यु हो गई है। ये खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। लक्ष्मी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। किसी तरह सभी मिलकर लक्ष्मी को संभालते हैं। बेटी, जो होना था सो हो गया, लेकिन तू खुद को कभी अकेला मत समझना। पूरा परिवार है तुम्हारे साथ। मैं तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। तू मेरे घर की लक्ष्मी थी और हमेशा रहेगी। इतना समझाकर सावित्री वहां से चली जाती है। इसी तरह समय बीतने लगा। ब्रजेश और महेश के खेतों में फसल की कटाई चल रही थी। तभी एक दिन रात को आंधी बारिश के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई। दोनों भाई को खेती में बहुत नुकसान हो गया। उसके बाद वो घर में खर्च के लिए ज्यादा पैसे नहीं दे पाया। ये देख रजनी और रिया अपने अपने पति को भड़काने लगी। हमारा साथ रहने में कितना नुकसान है। बड़े भैया का तो बिना खर्च दिए ही काम चल रहा है। आज फसल नुकसान हो गया, कल कुछ और हो जाएगा। ऐसे में तो ये लोग हमारे ही पैसों पर मजे करेंगे। आज हम अलग रहते तो हमारे सारे पैसे बच जाते। अपनी पत्नी के भड़काने के बाद सुरेश और दिनेश अलग होने की ठान लेता है। वो इस बारे में अपने माँ पिता से बात करता है। ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम दोनों अपने भाइयों के लिए? अरे तुम्हें याद नहीं क्या कि इस दुकान के लिए भी उसी खेत से तुम्हें पैसे मिले हैं? अरे पिताजी, वो फ्री का पैसा नहीं दिए। वहाँ सिर्फ उनका पैसा नहीं था, हमारा भी पैसा था उस खेत में। हाँ पिताजी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया। हमको तो लगता है अब सबको अपना अपना खर्च खुद उठाना चाहिए। अरे क्या हो गया है तुम दोनों भाइयों को? इतने सालों से तो वो इस घर को पाल रहा था, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जरा सा खर्च उठाना पड़ गया तो तुम लोग परिवार तोड़ने की बात करने लगे। जो सही लग रहा है तुम लोग करो। इतना बोलकर हरिनाथ वहां से चला जाता है। उसके लाख समझाने के बाद भी दोनों भाई नहीं मानते हैं और अलग होने की जिद ठान लेते हैं। अलग होने के बाद घर छोड़कर ब्रिजेश और महेश अपनी अपनी पत्नी के साथ खेत के पास वाली जमीन में झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद उसके दोनों बेटे माँ और पिता के साथ लक्ष्मी को अपने साथ ले जाने आते हैं, लेकिन दोनों भाइयों के पास अभी पैसा नहीं था, इसलिए वो सभी घर जाने से मना कर देते हैं। बेटा, तुम दोनों के पास पैसों की इतनी दिक्कत चल रही है, हम तुम लोगों को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते। खामखा 3 लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा। हमारा क्या, हमारे लिए तो दोनों अपना ही घर है। इसलिए तुम सब अभी जाओ, अपने काम पर ध्यान दो, मन लगाकर काम करो। अगर भगवान ने चाहा तो सब अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हमें बुला लेना। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही बोल रही है। तुम सबके कारण ही आज तक घर सही से चल रहा था। जरा सी मुसीबत आई है, सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारे साथ ही है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बोलना। ठीक है माँ पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही करो। अब मैं चलता हूँ। दोनों बेटी बहू हरिनाथ और सावित्री से आशीर्वाद लेकर वापस अपने घर चले जाते हैं। दोनों भाई खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समय में ही खेतों में फसल लहलहाने लगते हैं। जब दोनों का अनाज बिकता है तो दोनों को काफी अच्छा मुनाफा होता है। धीरे धीरे दोनों भाई की स्थिति पहले से बेहतर होने लगी। उधर सुरेश और दिनेश जब काम पर चले जाते थे, तब रजनी और रिया अपनी सास और लक्ष्मी से मिलकर घर का सारा काम करवाती थी। वो दोनों भी डर के कारण सब काम चुपचाप कर देती थी। एक दिन लक्ष्मी किसी काम से खेत की तरफ जाती है, जहाँ उसे शारदा और कविता मिल जाती है। जब वो दोनों घर का हाल पूछती है, तब लक्ष्मी बोली, दीदी क्या बताऊं घर का हाल। आप सबके जाने के बाद तो दोनों ने मेरा और माँ जी का जीना हराम कर दिया है। एक काम भी खुद से नहीं करती, जितना हमें खिलाती है उससे ज्यादा हमसे काम करवा लेती है। 1 मिनट भी घर में मन नहीं लगता, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। मेरा तो कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए मजबूरन मुझे उस घर में रहना पड़ता है। कभी कभी माँ जी भी मेरे कारण चुप रहती है। चिंता मत करो लक्ष्मी, हम लोग तुम सबको जल्दी ले आएंगे अपने घर।
इतनी बातें करने के बाद लक्ष्मी जल्दी जल्दी घर जाने लगती है। तभी रजनी लक्ष्मी को बातें करते हुए देख लेती है, जिसके लिए उसे दोनों देवरानी मिलकर बहुत डांटती है। जिसके बाद लक्ष्मी डर के कारण शारदा और कविता से बात करना छोड़ देती है। इधर शारदा और कविता अपने अपने पति को घर के हालत के बारे में बता देती है। ब्रजेश और महेश को अपने घर की हालत के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। कुछ समय बाद वो अपने पिता से बात करके अपनी माँ लक्ष्मी को अपने घर लेकर आता है। उसके बाद दोनों खुशी खुशी शारदा और कविता के साथ रहने लगती है। दोनों के आ जाने से रजनी और रिया को बहुत दिक्कत होने लगी, क्योंकि उसके सारे काम तो सास और लक्ष्मी करती थी। ऐसे में कुछ दिन तक दोनों को बहुत दिक्कत हुई, लेकिन कुछ समय बाद वो दोनों काम करवाने के लिए घर में एक नौकरानी रख लेती है। उसके बाद घर के सारे काम उसकी नौकरानी करती थी और वो दोनों बस घर में आराम करती थी। शाम होते ही दोनों गांव की औरतों के साथ मिलकर एक दूसरे की चुगली करती थी। इसी तरह समय बीतने लगा। सभी अपने अपने घर में खुशी से रह रहे थे। एक दिन सुरेश और दिनेश दोनों भाई हमेशा की तरह अपना दुकान खोलने जाते हैं। तब देखते हैं उसकी दुकान का ताला टूटा पड़ा था। ये देख दोनों भाई घबरा जाते हैं। अंदर जाकर उन्होंने देखा पूरा का पूरा अनाज गायब था और दुकान का सामान भी अस्त व्यस्त था। अपने दुकान की ऐसी हालत देखकर सुरेश और दिनेश दोनों अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। दुकान का सारा सामान चोरी हो चुका था। ये बात जब रजनी और रिया को पता चली, तब दोनों घबराई हुई अपना दुकान देखने जाती है। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे दुकान का तो पूरा सामान चोरी हो गया। अब हमारा घर कैसे चलेगा दीदी? ना जाने किसकी नजर लग गई हमारी दुकान को। दोनों भाई दुखी मन से दुकान को बंद करके अपनी अपनी पत्नियों के साथ वापस घर चले जाते हैं। चोरी हो जाने के कारण घर में पैसे आने का साधन पूरी तरह बंद हो गया। उसके ऊपर भारी कर्ज आ गया। अब तो घर में नौकरानी भी नहीं थी, इसलिए रजनी और रिया को अकेले ही घर का सारा काम करना पड़ रहा था। उसे पैसों की मदद करने वाला कोई नहीं था। गांव के लोगों ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। उसके बाद सुरेश और दिनेश को समझ आया कि परिवार की क्या अहमियत होती है। आज अगर हमने अपने भाइयों को घर से नहीं निकाला होता, उसके बुरे वक्त में साथ दिया होता, तो आज हमें भी कोई चिंता नहीं होती। वो भी हमारा साथ जरूर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। अब हम कौन सा मुंह लेकर अपने भाइयों के पास जाएंगे? हमें अपनी बीवियों के बहकावे में नहीं आना चाहिए था। इतना बोलकर दोनों अपने किए पर शर्मिंदा हो रहे थे। इसके लिए वो अपनी पत्नियों को बहुत डांटते हैं। उसके बाद दोनों को घर में अकेला छोड़कर अपने बड़े भाइयों से माफी मांगने चले जाते हैं। वहां जाते ही ब्रजेश और महेश समझ जाते हैं कि दोनों भाई पैसा लेने आ रहे हैं, लेकिन सुरेश और दिनेश जाकर सीधे अपने भाइयों के पैरों में गिर जाता है और रोते हुए माफी मांगने लगता है। ये देख पूरा परिवार आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगता है। भैया हमें माफ कर दो। हम दोनों भाइयों ने मिलकर सबको बहुत तकलीफ दी है। आपको लग रहा होगा हम पैसे लेने आए हैं, लेकिन हमें पैसा नहीं चाहिए। बस आप लोग घर चलो और पहले की तरह रहो। हमें परिवार का महत्व समझ आ गया है। दोनों रो ही रहे थे, तभी रजनी और रिया भी रोती हुई वहां आ जाती है और अपनी सास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। हमें माफ कर दो माँ जी, ये जो कुछ भी इस घर में हुआ है मेरे और रिया के कारण हुआ है। हमने ही अपने पतियों के कान भरे थे। वो तो ये सब करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी बातों में आकर इतना कुछ गलत कर दिया। सभी को दोनों भाई और दोनों बहुओं पर दया आ जाती है। बहुत समझाने के बाद दोनों बड़े भाई वापस से अपने पुराने घर में रहने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद सभी परिवार पहले की तरह एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।